today's class, we are going to discuss about cardiac catheterization. Cardiac catheterization is an important procedure in cardiovascular system. तो जब भी हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज के बारे में पढ़ते हैं तो उनको डायग्नोस करने के लिए भी हम इस प्रोसीजर को यूज करते हैं डायग्नोस्टिक पर्पज से एंड थेराप्यूटिक पर्पज से भी इस प्रोसीजर को यूज किया अप्लाई करते हैं। तो आज की क्लास में हम इसी प्रोसीजर के बारे में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट वन जो कार्डियाक कैथेटराइजेशन होता है वो क्या होता है, एक इन्वेजिव प्रोसीजर होता है। कार्डियाक कैथेटराइजेशन इज एन इन्वेजिव प्रोसीजर। इसमें क्या करते हैं, एक रेडियो इफेक्ट कैथेटर को इंसर्ट करते हैं वाया आर्टरी और वाया वेन्स, और जो सेलेक्टेड ब्लड वेसल्स है उनसे इंसर्ट करके हम कैथेटर को एडवांस करते हैं बॉडी का जो अपना हार्ट है उसके राइट साइड आइदर लेफ्ट साइड। इन दिस प्रोसीजर रेडियो ओपेक आर्टरी and venous catheter are introduced into selected blood vessels of right and left side of the heart. either हम हार्ट के राइट साइड में इंसर्ट कर सकते हैं, either लेफ्ट साइड में हम इंसर्ट कर सकते हैं। देन ये प्रोसीजर क्यों करते हैं, तो कार्डियक जो कैथेटराइजेशन होता है ये हम इंसर्ट करते हैं, प्रोसीजर हम परफॉर्म करते हैं। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी बॉडी की ब्लड वेसल्स है, जो ग्रेटर ब्लड वेसल्स है उनके थ्रू इंसर्ट करेंगे तो ये हार्ट तक जाएगा। तो ये क्या करेगा, जो हार्ट के चेम्बर्स है उन चेम्बर्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो फर्स्ट वन कार्डियक कैथेटराइजेशन क्या करेगा, इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द हार्ट चैम्बर। जो हार्ट चैम्बर है उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में अपने को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन और क्या करेगा, जो हार्ट के वाल्व है, जो मिट्रल वाल्व एंड जो एओर्टिक वाल्व एंड पल्मोनरी वाल्व है उनके बारे में अपने को डिटेल्स प्रोवाइड करेगा, उनके स्ट्रक्चर एंड उनके फंक्शन के बारे में। एंड एज वेल एज कोरोनरी सर्कुलेशन में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम कार्डियक कैथेटराइजेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो, आइदर हम जो आर्टेरियल साइट है आर्टरी से कैथेटर को इंसर्ट कर सकते हैं, आइदर विनस साइट से भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम हार्ट के कौन से चैम्बर तक रीच आउट होना है, कौन से पार्ट तक हमें रीच आउट होना है, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। उस पर डिपेंड करता है कि कैथेटर को आप आर्टेरियल साइड से इंसर्ट करोगे या विनस साइड से इंसर्ट करोगे। जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे हो कि किस तरह से हम कार्डियक कैथेटर को इंसर्ट करते हैं। और ये जो प्रोसीजर होता है वो फ्लोरोस्कोपी से गाइडेड होता है, बिना फ्लोरोस्कोपी के हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, जो मोस्ट कॉमनली कैथेटर आर इंसर्टेड परक्यूटेनियसली, मीन्स जब हम कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं तो मेनली जो कैथेटर होते हैं उनको हम परक्यूटेनियसली इंसर्ट करते हैं। मीन्स जो बॉडी में विजिबल ब्लड वेसल्स होती है, जो आर्टरी या वेन है, उन्हीं से हम इंसर्ट करते हैं। बट अगर पेशेंट का जो वास्कुलर असेस है वो पुअर है, जो पेशेंट की वेसल्स है वो हमें विजिबल नहीं है, इफ पेशेंट है वो पुअर वास्कुलर असेस, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कैथेटर इज इंसर्टेड थ्रू वाया कट डाउन प्रोसीजर। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कट डाउन प्रोसीजर करेंगे और उसी से हम स्किन को कट करेंगे पेशेंट की, उसके बाद जो वेसल्स हैं उनसे कैथेटर को हम इंसर्ट करेंगे। नॉर्मली कैसे करेंगे, हम परक्यूटेनियस इंसर्शन करते हैं कैथेटर का, लेकिन जब वेसल्स विजिबल नहीं है उसी केस में कट डाउन प्रोसीजर से हम कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं। अब बात करते हैं कि कार्डियक कैथेटराइजेशन हम क्यों करते हैं, इस प्रोसीजर के क्या इंडिकेशन। तो मेनली हम जो CHD है, जो कोरोनरी हार्ट डिजीज है, उनको डायग्नोस करने के लिए, अगर किसी पेशेंट को MI है या एथेरोस्क्लेरोसिस है तो उस केस को हम डायग्नोस करने के लिए कोरोनरी आर्टरी में कितना ऑब्स्ट्रक्शन है, कौन सी कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन है, इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए हम कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं। सेकंड वन, टू असेस पेटेंसी ऑफ कोरोनरी आर्टरी की पेटेंसी को असेस करने के लिए करते हैं इस प्रोसीजर को। देन डिटरमाइन एक्सटेंड ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, अगर किसी कोरोनरी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस है तो कितने लेवल का है, कितने परसेंटेज ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको फाइंड आउट करने के लिए इस प्रोसीजर को हम करते हैं। नेक्स्ट, टू डायग्नोस पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, अगर पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है तो उसको भी मेजर करने के लिए हम कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इन्वेजिव ब्लड प्रेशर। तो नॉर्मली हम पेशेंट की ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करते हैं किसी इंडिविजुअल की, वो कैसा होता है, NIBP होता है। नॉर्मली हम पेशेंट का कौन सा ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं, NIBP, नॉन इन्वेजिव ब्लड
लेकिन यहाँ पर हम कार्डियक कैथेटराइजेशन से अगर कोरोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन को मेजर कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं आईबीपी, मीन्स इन्वेजिव ब्लड प्रेशर। तो आईबीपी को मेजर करने के लिए भी हम कार्डियक कैथेटराइजेशन कर सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन को डायग्नोस करने। देन टू डायग्नोस स्टेनोसिस, स्टेनोटिक हार्ट डिजीज। अगर हार्ट वाल्व में कोई स्टेनोसिस हो रखा है तो उसको डायग्नोस करने के लिए एंड ट्रीट करने के लिए वाया परक्यूटेनियस बैलून वाल्वुलोप्लास्टी, तो इन सब के लिए भी हम कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं। जो कार्डियक कैथेटराइजेशन हम करते हैं उसमें आइदर हम हार्ट के राइट पोर्शन की स्टडी करते हैं या लेफ्ट साइड की स्टडी करते हैं, तो उसी पे डिपेंड करता है। अगर हम राइट साइड की स्टडी करते हैं तो बोलते हैं राइट हार्ट कैथेटराइजेशन। राइट हार्ट कैथेटराइजेशन में हम बच्चों क्या करते हैं, राइट हार्ट कैथेटराइजेशन में हम कैथेटर को इंसर्ट करते हैं फ्रॉम एंटीक्यूबोटल और फ्यूमरल वेन। जब भी हमें हार्ट के राइट साइड की स्टडी करनी है तो कैथेटर को हम किधर से इंसर्ट करेंगे, वेन से इंसर्ट करेंगे। इसको रिलेट कर सकते हो कि हार्ट के राइट पोर्शन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो डीऑक्सीजनेटेड जो चेम्बर है हार्ट के उन तक रीच आउट होने के लिए हमें कैथेटर को वेन से इंसर्ट करना होता है। तो जो कैथेटर है उसको हम इंसर्ट करेंगे सबसे पहले इनटू एंटीक्यूबोटल एंड फीमोरल वेन से हम इंसर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कैथेटर है, हम या तो उसको इंसर्ट करेंगे एंटीक्यूबोटल वेन से या करेंगे फीमोरल वेन से। इधर से हम इंसर्ट करेंगे एंटीक्यूबोटल वेन से। अगर एंटीक्यूबोटल वेन से करेंगे तो एंटीक्यूबोटल वेन से ये जाएगा सुपीरियर वेना कावा, और सुपीरियर वेना कावा से ये कैथेटर अपना रीच आउट होगा राइट एट्रियम ऑफ। और अगर फेमोरल वेन से हम इंसर्ट करते हैं तो फेमोरल वेन टू ये जाएगा इंफीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा टू राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। देन राइट एट्रियम से ये कैथेटर पास आउट होगा राइट वेंट्रिकल में। सबसे पहले कैथेटर को जब हम इंसर्ट करेंगे तो ये रीच आउट होगा राइट एट्रियम, देन राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट। देन राइट वेंट्रिकल से इस कैथेटर को हम एडवांस कर सकते हैं इनटू पल्मोनरी आर्टरी, टू पल्मोनरी आर्टरी। तो ये जो राइट हार्ट कैथेटराइजेशन होता है इससे हम कोई भी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अबनॉर्मालिटी है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व और पल्मोनरी वाल्व से रिलेटेड कोई अबनॉर्मालिटी है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम राइट हार्ट कैथेटराइजेशन कर सकते हैं। और ये जो प्रोसीजर होता है राइट हार्ट कैथेटराइजेशन, इसको हम रिलेटिवली सेफ कंसिडर करते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशन मिनिमम होते हैं। और पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन कौन-कौन से हो सकते हैं, तो इस प्रोसीजर से जो पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन है वो हो सकते हैं, पेशेंट को कार्डियक डिसरिथमिया हो सकता है, वीनस स्पाज्म हो सकता है, या जो इंसर्शन साइट है उसका इन्फेक्शन होने के भी चांसेज रहते हैं। देन जो नेक्स्ट टाइप है वो होता है लेफ्ट हार्ट कैथेटराइजेशन। लेफ्ट हार्ट कैथेटराइजेशन में हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट साइड के चैम्बर है उनका विजुअलाइजेशन करते हैं। ये जो प्रोसीजर होता है ये रिट्रोग्रेड प्रोसीजर होता है। जो लेफ्ट हार्ट कैथेटराइजेशन होता है वो कैसा होता है, रिट्रोग्रेड कैथेटराइजेशन करते हैं हम लेफ्ट वेंट्रिकल का। मीन्स कैथेटर को हम सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल तक लेके जाएंगे, फिर वो एडवांस जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट aorta. In this approach, catheter is inserted into right brachial artery or femoral artery. In this procedure, catheter is inserted into right brachial artery or femoral artery. इसमें हम कैथेटर को इंसर्ट करेंगे, तो हम इंसर्ट करेंगे उसको ब्रेकियल आर्टरी या फिमोरल आर्टरी, और ब्रेकियल आर्टरी और फिमोरल आर्टरी से कैथेटर जाएगा अपना अयोटा में, और अयोटा से वाया अयोटिक वाल्व ये कैथेटर को इंसर्ट करेंगे हम लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम वाया मिट्रल वाल्व। इसके साथ ही इधर जो अयोटा है इस यहीं से हम कैथेटर को एडवांस कर सकते हैं टू द कोरोनरी आर्टरी, टू द कोरोनरी आर्टरी। तो ये प्रोसीजर होता है, हम कैथेटर को ब्रेकियल आर्टरी या फिमोरल आर्टरी से इंसर्ट करते हैं, वहां से अयोटा तक जाता है, अयोटा से वाया अयोटिक वाल्व लेफ्ट वेंट्रिकल टू वाया मिट्रल वाल्व लेफ्ट एट्रियम, और आइदर अयोटा से इसको एडवांस कर सकते हैं हम कोरोनरी आर्टरीज में।
तो ये प्रोसीजर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट आयोटा, अबाउट आयोटिक वाल्व, अबाउट कोरोनरी आर्टरीज, अबाउट लेफ्ट वेंट्रिकल, मिट्रल वाल्व एंड लेफ्ट एट्रियम। इन सब पार्ट के बारे में, इन सब स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ये प्रोसीजर। लेकिन ये जो प्रोसीजर होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इस प्रोसीजर को हम यूज करते हैं परफॉर्म्ड टू इवैल्यूएट पेटेंसी ऑफ कोरोनरी आर्टरी। इस प्रोसीजर का मेनली हम यूज करते हैं कोरोनरी आर्टरी की पेटेंसी का असेसमेंट करने के लिए, फंक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल का असेसमेंट करने के लिए एंड मिट्रल एंड आयोटिक वाल्व की स्टडी करने के लिए इस प्रोसीजर को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वन, ये जो प्रोसीजर है इसके थोड़े कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेज रहते हैं। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? पेशेंट को कार्डियक डिसरिथमिया डेवलप हो सकता है, इवन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है अगर हम कैथेटर को कोरोनरी आर्टरी में एडवांस करते हैं। एंड जो ग्रेटर ब्लड वेसल्स है, मीन्स यहाँ पर जो हम आयोटा के थ्रू कैथेटर को इंसर्ट कर रहे हैं, तो जो ग्रेटर ब्लड वेसल्स है या जो हार्ट है उनमें परफोरेशन होने के चांसेज भी यहाँ पर रहते हैं। देन हम बात करते हैं प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन की। प्रोसीजर को परफॉर्म करने से पहले हमें कौन कौन से इंटरवेंशन माइंड में रखने हैं, कौन कौन से इंस्ट्रक्शन हमें पेशेंट को प्रोवाइड करने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पेशेंट से इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑब्टेन करना है। ऑब्टेन इन्फॉर्म, देन असेस फॉर एलर्जीज टू सी फूड, सोडियम और रेडियो ओपेक डाई। अगर पेशेंट को सी फूड, सोडियम और रेडियो ओपेक डाई से कोई भी एलर्जी है तो उसका असेसमेंट करना है। अगर पेशेंट को एलर्जी प्रेजेंट है, इफ एलर्जीज आर प्रेजेंट, प्री मेडिकेट द पेशेंट विथ एंटीहिस्टामाइन और कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स। अगर पेशेंट को एलर्जी है तो प्री मेडिकेट कर देना है एंटीहिस्टामाइन ड्रग से एंड कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग से। देन हमें क्या करना है, जो सॉलिड फूड है उसको 6 to 8 आवर पहले बंद कर देना है एंड लिक्विड डाइट को 4 आवर पहले, प्रोसीजर से 4 आवर पहले हमें स्टॉप कर देना है। ये क्यों करना है? क्योंकि ड्यूरिंग प्रोसीजर पेशेंट को कोई वॉमिटिंग ना हो, पेशेंट को एस्पायरेट करने की रिस्क ना हो, इसके लिए हम टू प्रिवेंट वॉमिटिंग एंड एस्पायरेशन ड्यूरिंग प्रोसीजर हम क्या करेंगे, लिक्विड डाइट एंड जो फूड है उसको बंद कर देते हैं। लेकिन इसके अलावा हमें क्या करना है, पेशेंट की जो हाइट एंड जो वेट है उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है। ये भी ज़रूरी होता है क्योंकि जो डाई हम इंसर्ट करेंगे उसका अमाउंट डिपेंड करता है पेशेंट की हाइट वेट पर। डॉक्यूमेंट द हाइट एंड वेट ऑफ द पेशेंट टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ, एंड हमें पेशेंट के जो बेसलाइन वाइटल साइन है उनको भी डॉक्यूमेंट करना है। एंड जो पेरिफेरल पल्स है उसकी क्वालिटी का भी असेसमेंट हमें प्री प्रोसीजर करना होता है। के बाद हम पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। पेशेंट को बताते हैं कि इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट ही और शी में फील ए फ्लैटरी फीलिंग एट द कैथेटर पास थ्रू द हार्ट। जैसे ही कैथेटर हार्ट के थ्रू पास आउट होगा तो पेशेंट को फ्लैटरी फीलिंग होगी। ए फ्लश एंड वार्म फीलिंग व्हेन डाई इज इंजेक्टेड। और जब डाई इंजेक्ट की जाएगी तो फ्लश एंड वार्म फील करेगा पेशेंट, जब पेशेंट को डाई इंजेक्ट की जाएगी। एंड अगर प्रोसीजर के ड्यूरिंग कार्डियक इरिटेबिलिटी होती है तो पेशेंट को कफ सेंसेशन भी आएगा एंड पाल्पिटेशन भी प्रेजेंट होगा। ये जो प्रोसीजर के ड्यूरिंग सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं उनके बारे में हमें पेशेंट को इन्फॉर्म करना है। देन इसके साथ हमें क्या करना है, जो इंसर्शन साइट है उसको प्रिपेयर करना है, जो हेयर है उनको शेविंग से रिमूव करना है एंड जो साइट है अपनी प्रोसीजर की उसको क्लीन करना है विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। ये कुछ इंटरवेंशन है, प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन है जो हमें माइंड में रखने होते हैं। इसके बाद जब हम कार्डियक कैथेटराइजेशन का प्रोसीजर कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, तो उसके बाद कुछ पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशन है जो हमें माइंड में रखने होते हैं। फर्स्ट वन, पेशेंट के वाइटल साइन को हमें मॉनिटर करना है, मॉनिटर वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट। एंड पेशेंट की कार्डियक रिदम को भी मॉनिटर करना है क्योंकि पोस्ट प्रोसीजर कार्डियक डिसरिथमिया होने के चांसेस रहते हैं। कार्डियक रिदम को मॉनिटर करना है, इसके साथ ही पेरिफेरल पल्स एंड जो इंसर्शन साइट है उसके कलर एंड उसके टेम्परेचर को भी मॉनिटर करना है। और हम क्या मॉनिटर करेंगे, तो सेंसेशन ऑफ एक्सट्रीमिटी डिस्टल टू इंसर्शन साइट। जो इंसर्शन साइट है उसके डिस्टल पार्ट में जो
हम सेंसेशन को मॉनिटर करेंगे। और कैसे मॉनिटर करना है, तो एटलीस्ट एवरी 30 मिनट से मॉनिटर करना है, एवरी 30 मिनट के इंटरवल से मॉनिटर करना है फॉर 2 आवर इनिशियली। स्टार्टिंग के 2 आवर में हमें ये सारी चीज़ें, वाइटल साइन, पेशेंट की कार्डियक रिदम, पेरिफेरल पल्स, सेंसेशन, टेम्परेचर, इन सबको हमें मॉनिटर करते रहना है। इफ द पेशेंट कंप्लेन ऑफ नमनेस एंड टिंगलिंग, अगर पेशेंट कंप्लेन करता है जो इंसर्शन साइट है उस एक्सट्रीमिटी में नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन की, और एक्सट्रीमिटी में कूलनेस है, पेल और साइनोसिस प्रेजेंट है, या लॉस ऑफ पेरिफेरल पल्स, जो पेरिफेरल पल्स है, जो डिस्टल पल्स है वो अब्सेंट है, तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती है क्लॉट फॉर्मेशन, कि जिस आर्टरी से, जिस ब्लड वेसल से हमने कैथेटराइजेशन किया है उसमें कोई क्लॉट फॉर्मेशन हो गया है। और ये भी एक इमरजेंसी है, क्योंकि ये क्लॉट एमआई का, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का, या सीवीए का भी कोज बन सकता है। तो इट इज़ एन इमरजेंसी। हमें क्या करना है, इमीडिएटली जो डॉक्टर है उसको, या जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको हमें इन्फॉर्म करना होता है। अगर पेशेंट नमनेस एंड टिंगलिंग फील कर रहा है उस एक्सट्रीमिटी में, उस एक्सट्रीमिटी में कूलनेस है, का कलर पेल या साइनोटिक है, एंड पेरिफेरल पल्स अब्सेंट है, उस केस में इमीडिएटली हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। देन नेक्स्ट, पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशन, अप्लाई सैंडबैग और कंप्रेशन डिवाइस टू इंसर्शन साइट। जो इंसर्शन साइट है उस पर सैंडबैग या कंप्रेशन डिवाइस हमें अप्लाई करना है। क्यों करना है, टू प्रोवाइड एडिशनल प्रेशर। जो इंसर्शन साइट है वहाँ पर ब्लीडिंग होने के चांसेज रहते हैं, तो एडिशनल प्रेशर अप्लाई करने के लिए हमें ये चीज़ें अप्लाई करनी है अगर रिक्वायर्ड है केस में। फिर मॉनिटर फॉर ब्लीडिंग, इंसर्शन साइट को हमें ब्लीडिंग के लिए मॉनिटर करना है। अगर ब्लीडिंग वहाँ पर होती है या ब्लीडिंग प्रेजेंट है उस केस में मैनुअल प्रेशर हमें अप्लाई करना है इमीडिएटली। अप्लाई, यू शुड हैव टू अप्लाई मैनुअल प्रेशर इमीडिएटली। देन जो एक्सट्रीमिटी है जिससे हमने कैथेटर को इंसर्ट किया है उसको एलिवेटेड रखना है अप टू 4 to 6 आवर। पेशेंट को एडवाइज करना है, और हमें एटलीस्ट 6 to 12 आवर तक स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट मेंटेन करनी है। और जो पेशेंट का हेड ऑफ बेड है उसको कभी भी मोर देन 50 डिग्री से ज़्यादा एलिवेट नहीं करना है। डोंट एलिवेट द हेड ऑफ बेड मोर देन 15। और हमें क्या करना है, तो और हमें करना है पेशेंट की फ्लूइड इनटेक को एनकरेज करना है, बढ़ाना है, क्योंकि जो डाई है उसको एलिमिनेट करवाने के लिए, रीनल एक्सक्रीशन को प्रमोट करने के लिए पेशेंट की फ्लूइड इनटेक इम्पोर्टेंट है। एनकरेज द फ्लूइड इनटेक ऑफ पेशेंट टू प्रमोट रीनल एक्सक्रीशन ऑफ द। ये पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशन थे जो कार्डियक कैथेटराइजेशन करने के बाद हमें माइंड में रखने होते हैं। ये था आज का अपना प्रोसीजर, कार्डियक कैथेटराइजेशन, जिसमें हम कार्डियक कैथेटराइजेशन, उसके इंडिकेशन के टाइप, प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन एंड पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशन के बारे में डिस्कस किया।